Hello dear students and welcome back to my channel. In this video, I'll give you the quick revision for business laws, unit number 1, BCom second semester. So we are going to cover up all the topics including all case studies. The most famous ones would be covered. So unit number 1 is Indian Contract Act. First topic agreement and contract. एग्रीमेंट वो होता है जब एक इंसान ऑफर करता है और दूसरा इंसान एक्सेप्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई भी अग्रीमेंट प्लस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि लीगली उस एग्रीमेंट को लिखा जाता है डॉक्यूमेंट्स पे। इसका एक फेमस केस है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर 1919, जिसमें एक हस्बैंड प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को कि वो उसे पैसे भेजेगा, लेकिन वो भेज नहीं पाता। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि ये फैमिली मैटर है, नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं है? बिकॉज इसका कोई लीगल प्रूफ नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट पे नहीं किया गया। सेकेंड इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड प्रूव होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला ये कि एक प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस, यानी कि एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है उस ऑफर को। सेकेंड इज नो प्रेशर, यानी कि दोनों भी पार्टीज अपनी मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं आउट ऑफ फ्री विल। थर्ड ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल बॉन्ड पेपर्स पर होना चाहिए। फोर्थ ये कि दोनों भी पार्टीज मेंटली और फिजिकली साउंड होने चाहिए, यानी कि अगर एक भी इंसान मेंटली इल हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इनवैलिड बन जाता है। फिफ्थ इज समथिंग इज गिवन इन रिटर्न, इसको कहते हैं कंसिडरेशन, यानी कि दोनों भी पार्टीज आपस में कोई एक चीज को एक्सचेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। अब इसका एक फेमस केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को 1893। तो एक कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो 100 ब्रिटिश पाउंड्स देगी उस इंसान को जो कि हमारा स्मोक बॉल यानी कि मेडिसिन यूज करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन। एंड फिर भी अगर उसे फ्लू हो जाए तो ये जो लेडी है मिसेस कार्लिल, वो इस मेडिसिन स्मोक बॉल का इस्तेमाल करती है एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड वो बीमार पड़ जाती है, शी गेट्स द फ्लू, लेकिन कंपनी उसे पैसे नहीं देती है। तो जब कोर्ट में ये केस आया तो कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट रियल है और वैलिड है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने दिखाया था उसके अकॉर्डिंग मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्ट किया था वो ऑफर और यूज किया था उनका प्रोडक्ट स्मोक बॉल, और वहां पर कंसिडरेशन भी था, यानी कि उन्होंने इस्तेमाल किया था वो प्रोडक्ट और कंपनी वालों ने अपनी नीयत दिखा दी, उन्होंने पैसे रख लिए बैंक के अंदर। दैट्स द रीजन व्हाई मिसेस कार्लिल वन द केस एंड इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को माइंड में रख के बनाया जाता है, ये वैलिड होता है। सेकेंड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी वैल्यू नहीं होती कानून के सामने। फॉर एग्जाम्पल, अगर अली सोचता है कि वो समीर को ज़मीन बेच देगा, लेकिन उससे पहले ही गवर्नमेंट उस ज़मीन को ले लेती है फॉर पब्लिक यूज़, तो ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ए को लगता है कि बी प्रेशराइज कर रहा है या फिर चीटिंग कर रहा है, तो ए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। सो इट इज कॉल्ड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये अगेंस्ट द लॉ होता है, जैसे कि स्मगलिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में बस एक ही इंसान प्रॉमिस करता है कि वो कुछ करेगा। लास्ट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दोनों भी पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं कि वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे बदले में। अब एक फेमस केस जो कि इससे रिलेटेड है, हार्वी वर्सेस फेसी, अगेन 1893। तो इसमें हार्वी पूछता है फेसी से कि क्या तुम मुझे ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी बेचोगे, एंड सबसे कम प्राइस क्या है इस ज़मीन का। तो फेसी रिप्लाई करता है कि सबसे कम प्राइस है 900 यूरोस। तो हार्वी मान जाता है कि वो खरीदेगा, लेकिन फेसी कहता है मैंने तो तुम्हें कोई भी ऑफर नहीं दिया इस लैंड को बेचने के बारे में, मैंने तो सिर्फ तुम्हें प्राइस बताया था। तो पर्सन ने प्राइस पूछा और सेलर ने इन्फॉर्मेशन दी। जब ये केस कोर्ट में आया तो कोर्ट ने कहा ये तो कोई रियल ऑफर नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। नेक्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है? जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ डील करना चाहता है,
एक्सेप्टेंस यानी कि जब दूसरा इंसान उस ऑफर के लिए यस कहता है बिना कोई भी चेंज के। अब इससे रिलेटेड एक फेमस केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913। तो इस केस में होता यह है कि लालमन शुक्ला एक सर्वेंट है, एक गुलाम है जो कि काम करता है गौरी दत्त के लिए। एक दिन गौरी दत्त का जो नेफ्यू होता है वो भाग जाता है। गौरी दत्त लालमन को भेजती है ताकि वो उस बॉय को ढूंढ सके। लालमन को भेजने के बाद गौरी दत्त अनाउंसमेंट करती है कि जो भी उस लड़के को ढूंढ कर लेके आएगा मैं उसे इनाम दूंगी, यानी कि गौरी दत्त के नेफ्यू को। तो लालमन जो है वो लड़के को ढूंढ कर लाता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि इनाम रखा गया है। बाद में जब उसे मालूम होता है तो वो गौरी दत्त से पैसे मांगता है, लेकिन वो नहीं देती है। तो ये केस कोर्ट में आता है, लेकिन कोर्ट कहता है कि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, क्योंकि लालमन को पता नहीं था ऑफर के बारे में, इसीलिए वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सका। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए जरूरी है कि ऑफर की नॉलेज हो। नेक्स्ट इज वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो जो ऑफर होता है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए और दूसरी पार्टी तक इसकी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, और जिस पार्टी को ऑफर मिला है उसे क्लियरली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए विदाउट एनी चेंज। तो ये होता है वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है, फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडली। तो इसमें होता यह है कि मिस्टर फेल्टहाउस खरीदना चाहते हैं एक घोड़ा अपने नेफ्यू से। वो लेटर लिखते हैं कि अगर तुमने इस लेटर का जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि घोड़ा मेरा हो गया। और उस नेफ्यू ने उस लेटर का जवाब नहीं दिया। फिर कुछ टाइम के बाद उसका जो नेफ्यू है वो बेच देता है उस घोड़े को किसी और को, नीलाम करके, ड्यूरिंग सेल। तो ये केस जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने कहा कि खामोशी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट बगैर क्लियर एक्सेप्टेंस के नहीं किया जा सकता। Just because the person is not answering to you, it doesn't mean that that person's answer is yes. So कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था इन दोनों के बीच। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड कैंसलेशन। एक ऑफर तभी कंप्लीट होता है जब दूसरे इंसान को वो मिलता है, और एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होती है जब दूसरा इंसान भेजता है बाय पोस्ट। और एक ऑफर को वापस लिया भी जा सकता है बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करने से पहले ही आप कैंसिल कर सकते हो। इसका फेमस केस है हैंथॉन वर्सेस फ्राजर 1892। तो फ्राजर ऑफर करता है हैंथॉन को कि वो उसे अपना घर बेचेगा। ये बातचीत इन दोनों के बीच इन पर्सन हुई थी, यानी कि आपस में आमने सामने। बाद में जाकर हैंथॉन जो है एक लेटर पोस्ट कर देता है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। लेटर फ्राजर से पहुंचने से पहले ही फ्राजर जो है ऑफर कैंसिल कर देता है। तो जब ये केस कोर्ट में आया तो कोर्ट ने कहा कि ये एक्सेप्टेंस वैलिड थी, क्योंकि जब एक बार आप पोस्ट कर देते हो एक एक्सेप्टेंस लेटर कि हाँ मैं अग्री करता हूँ, तब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, चाहे उस इंसान ने लेटर पढ़ा हो या नहीं। दिस इज कॉल्ड द पोस्टल रूल। सेवेंथ वन इज कंसिडरेशन, यानी कि जब आप पैसे, प्रॉमिस या फिर काम देते हो एक्सचेंज में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ज़रूरी होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कि दोनों भी पार्टीज जो है वो कंसिडरेशन दे, यानी कि कोई ऐसी चीज़ एक्सचेंज में या फिर रिटर्न में दे। एंड वॉट एवर दे आर गिविंग इन फ्रंट ऑफ द लॉ, इट मस्ट बी लीगल एंड इट मस्ट हैव वैल्यू। अब इसका एक फेमस केस है करी वर्सेस मीसा 1875। तो करी जो है वो पैसे देती है किसी को लोन की तरह, दैट इज मीसा। सो बदले में मीसा जो है एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज देती है, यानी कि एक फाइनेंशियल पेपर। और फिर बाद में मीसा मना कर देती है पैसे लौटाने से, एंड वो कहती है कि यहाँ पर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये केस जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है। कंसिडरेशन यानी कि कुछ वैल्यू की चीज़ को रिटर्न में देना चाहिए। तो अगर कोई भी कंसिडरेशन ही नहीं हुआ है तो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। नेक्स्ट इज एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होता है? जब उस कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म हो जाए, या फिर दोनों पार्टीज अग्री करें कि इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करते हैं, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोमिसेस को निभाना इम्पॉसिबल हो चुका है,
या फिर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो चुका है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज हैं उनमें से किसी एक ने प्रॉमिस को तोड़ दिया है। अब इससे रिलेटेड एक फेमस केस है टेलर वर्सेस कॉल्डवेल। तो टेलर जो है एक म्यूजिक हॉल को रेंट पर लेता है कॉल्डवेल से, ताकि टेलर अपने कॉन्सर्ट्स वहां पर कर सके। लेकिन कॉन्सर्ट होने से पहले ही म्यूजिक हॉल में आग लग जाती है और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो टेलर जो है वो सू कर देता है कॉल्डवेल को लॉस और डैमेजेस के लिए। सू यानी कि उसको पैसे देने होंगे। तो जब कोर्ट में ये केस आया तो कोर्ट ने कहा कि कॉल्डवेल की गलती नहीं है, क्योंकि ये तो एक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और ये कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है। नेक्स्ट इज डूइंग द वर्क, दैट इज परफॉर्मेंस। एक्चुअल का मतलब होता है जो काम कंप्लीटली किया जा चुका है, और अटेम्प्टेड का मतलब यहाँ पर है कि एक इंसान रेडी है लेकिन दूसरा इंसान रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है। अब इसका एक फेमस केस है चमनलाल लूना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। तो चमनलाल एक ब्रिक सप्लायर था, वो ब्रिक सप्लाई करता था गवर्नमेंट को। सो बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्ट में था गवर्नमेंट के साथ सप्लाई करने के लिए ब्रिक्स को। फिर वो अपने ब्रिक्स को रेडी रखता है लेकिन गवर्नमेंट आकर नहीं लेके जाती है। तो चमनलाल कोर्ट में जाकर अपनी पेमेंट मांगता है और कॉम्पनसेशन भी। तो कोर्ट ने ये आंसर किया कि गवर्नमेंट ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो आकर ब्रिक्स को नहीं लेके गए, लेकिन चमनलाल ने तो अपनी ड्यूटी को निभाया है, उसे पूरा हक है कि वो अपने पैसे मांगे उस काम के लिए जो उसने किया है। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, जब काम टाइम पर ना हो तब ये होता है। दूसरा होता है अर्ली ब्रीच, जब कोई इंसान एडवांस में ही बता दे कि वो काम नहीं करेगा। अब इसका एक फेमस केस है दैट इज हॉक्स्टर वर्सेस डेलाटूर 1853। तो हॉक्स्टर को जॉब पे रखा जाता है, लेकिन ये जॉब कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होने वाला है। लेटर ऑन जॉब शुरू होने से पहले ही डेलाटूर कंपनी हॉक्स्टर से कहती है कि अब तुम काम पे मत आना, तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है। फिर हॉक्स्टर इस मामले को कोर्ट में लेके जाता है और जॉब स्टार्ट होने से पहले ही वो जाकर कॉम्पनसेशन मांगता है। फिर कोर्ट इसमें जवाब देता है कि अगर कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही कह दे कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेगा, तब ये ज़रूरी है कि दूसरा इंसान जल्द से जल्द कोर्ट को आ जाए। इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले ही अगर कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे तो दूसरे इंसान को इमीडिएटली कोर्ट को आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस इफ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, रेमेडीज, यानी कि क्या सॉल्यूशंस है अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। सबसे पहले जो पैसों के लॉसेस होते हैं यानी कि ऑर्डिनरी डैमेजेस, उन्हें पे किया जा सकता है। सेकेंड इज स्पेशल डैमेजेस, यानी कि अगर ज़्यादा लॉस हुआ है तो उसे भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। अगर कानून आपको कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए कहे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, फिर अगर कोर्ट कह दे कि ये मत करो, यानी कि स्टॉप ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से। लास्ट इज क्वांटम मेहरूट, इसका मतलब है कि आपको पैसे मिल सकते हैं उस काम के लिए जो कि आपने आधा किया है। इससे रिलेटेड एक फेमस केस है हैडली वर्सेस बैक्सनडेल 1854। तो हैडली के पास एक मिल मशीन होती है जो कि टूट जाती है। तो हैडली हायर करता है बैक्सनडेल को, जो कि डिलीवर करेगा उस टूटे हुए पार्ट को और रिपेयर करेगा मिल मशीन को। तो बैक्सनडेल से देरी हो जाती है डिलीवरी में। अब इस डिले की वजह से हैडली की जो मिल होती है वो काफ़ी समय तक बंद रहती है और उसे पैसों का नुकसान होता है। तो हैडली ने कोर्ट में आकर मांगे स्पेशल डैमेजेस के चार्जेस, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे जो भी उसे बिजनेस में लॉस हुआ है उसके लिए। तो कोर्ट ये फैसला करता है कि क्योंकि बैक्सनडेल को पता नहीं था कि मिल बंद रहने वाली है, तो इसी वजह से बैक्सनडेल जिम्मेदार नहीं है और वो नहीं भरेगा कोई भी स्पेशल लॉस। हाँ, लेकिन वो नॉर्मल चार्जेस पे कर सकता है। तो इस केस के बाद एक स्पेशल रूल निकल के आया कि अगर आपको स्पेशल डैमेजेस चाहिए तो आपको दूसरे इंसान को क्लियरली पहले से ही इन्फॉर्म करना होगा। लास्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि जितने भी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लीगल होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स को एक्सेप्ट किया जाता है
इस एक्ट की वजह से जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बैंकिंग होती है उसमें मदद मिलती है। इससे जो क्राइम्स है इंटरनेट के ऊपर वो रुकते हैं और आजकल के मॉडर्न बिजनेस में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। So students, this was all about unit number 1.